हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 1000 प्रश्न। तो दोस्तों, ये जो क्लास है आपके सभी एग्जाम के लिए, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे तो टीचिंग एग्जाम हो, केवीएस का एग्जाम हो, एनवीएस का हो, या तो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये जो है पहली क्लास है कंप्यूटर की, और हम जो है इसमें जो है 10 क्लास कराएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जो है आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बायोस का पूर्ण रूप क्या है। जो ये बायोस है, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो जो बायोस है, इसका पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। जो पीएनजी है, पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो वीडियो ग्राफिक्स एरे, जो रंगीन रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने वाली जो प्रणाली है, ये जो है आईबीएम ने इसको जो है विकसित किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूआरएल का अर्थ है, जो यूआरएल है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोनी के संदर्भ में एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो टेलीफोनी है, इसके संदर्भ में जो एडीएसएल है, इसका पूर्ण रूप है एसीमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सीसी का पूर्ण रूप है, जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र यानी कि फील्ड है? तो इसका जो पूर्ण रूप है कार्बन कॉपी। जो बीसीसी है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? जो कोबोल है, इसका पूर्ण रूप पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्ताक्षर, मतलब कुछ पूर्ण रूप दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ASCII है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बायोस का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DBMS का पूर्ण रूप होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। EBCDIC का पूर्ण रूप होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। HTTP का पूरा जो फुल फॉर्म होता है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और जो JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो है कौन कौन से याद रखिएगा अच्छे से। तो एक जो है बायोस का आप लोग याद कर लीजिएगा, कोबोल का याद रखिएगा, और जो ये HTTP है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। IBM का भी पूछा जाता है, और जो JPEG है, ये जो है आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। बाकी पढ़ना तो आपको पूरा ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है यहाँ पर कि OCR का क्या अर्थ है?
जो OCR है इसका क्या अर्थ है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय एक संक्षेपण DNS मिलता है। तो जो DNS है इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो DNS है इसका मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि USB का पूरा नाम क्या है। जो USB है इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो है डाउनलोडिंग कहलाती है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो विभिन्न फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो .apk फाइल एक्सटेंशन है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है एंड्रॉइड पैकेज फाइल। .gif यानी जो बोलते हैं जिसका जो अर्थ होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। और बात की जाए अगर .png की तो इसका अर्थ होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और जो .jpg है इसका जो है अर्थ होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो ये जो है आप लोग यहाँ पर इनको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर शब्द जाल की दृष्टि से DDL का पूर्ण रूप क्या है। तो जो ये DDL है इसका पूर्ण रूप है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो इसको जो है अभी हमने बताया है पीछे। तो जो भी बच्चा इसको अच्छे से देख रहा होगा तो वो जो है इसका आंसर बता सकता है। तो यहाँ पर जो ASCII है इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो ये जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये TCP/IP। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वर्म किसका संक्षिप्त नाम है। ये जो वर्म है ये जो है राइट वंस रीड मेनी, ये जो है संक्षिप्त नाम है इसका। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है। तो टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए जो कीबोर्ड कमांड है ये है Alt+D। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हेल्प सहायता ओपन करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो फंक्शन की जो है F1 इसका उपयोग किया जाता है हेल्प मतलब कि सहायता ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा जो फंक्शन कीज हैं इनका जो उपयोग है इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए F2 जो फंक्शन कीज है इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए। ठीक है, F3 जो है इसका कार्य होता है किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए। F4 का कार्य होता है Alt की के साथ सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए। F5 का जो कार्य होता है वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए। F6 का जो कार्य होता है अधिकांश वेब ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए। F7 जो है इसका कार्य है वर्तनी और व्याकरण की जांच करें। ठीक है, तो ये जो है कुछ फंक्शन कीज हैं, इनका ये कार्य दिया हुआ है तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं और भी कुछ यहाँ पर कीज दी हुई हैं। जो F8 है इसका कार्य होता है विंडोज में बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए। F9 का कार्य होता है MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करने के लिए। F10 का कार्य होता है कि एप्लीकेशन के मेन्यू बार को सक्रिय करें। जो F11 है ये वेब ब्राउजर में पूर्ण स्क्रीन में एंटर करें और एग्जिट करें। F12 जो है ये MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलें। तो ये जो है कुछ इनके कार्य हैं
ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है कि यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में स्विच करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं कि जो एमएस वर्ड में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजी है, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो टेक्स्ट को केंद्र में लाना ये जो कार्य है ये किस शॉर्टकट कुंजी से किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस ई से जो है ये कार्य किया जाता है। टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करने के लिए कंट्रोल प्लस एल का उपयोग किया जाता है। चयनित सामग्री को क्लिपबोर्ड पर लाने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है। चयनित सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है और जो क्लिपबोर्ड की सामग्री पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कुछ शॉर्टकट कुंजी हैं, ठीक है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग क्या है। तो इसका जो उपयोग है डॉक्यूमेंट बंद करना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंट्रोल प्लस ओ है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मौजूदा डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस का उपयोग विंडो को स्प्लिट करने या स्प्लिट व्यू को हटाने के लिए किया जाता है। और जो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी है इसका प्रयोग प्रिंट लेआउट व्यू के लिए किया जाता है। और जो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ओ है इसका उपयोग आउटलाइन व्यू के लिए किया जाता है। और जो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एन है इसका उपयोग ड्रॉप्ड व्यू के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू व्यू के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि एमएस पावर पॉइंट में होम टैब पर जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो ये जो है आल्ट प्लस एच है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज की। तो अगर बात की जाए कंट्रोल प्लस एच की, तो ये जो है रिबन पर बटन रिप्लेस करना। आल्ट प्लस एम का उपयोग जो है रिबन में मेलिंग टैब खोलना। आल्ट प्लस एच से जो है होम टैब पर जाना। F5 जो है प्रेजेंटेशन की प्रारंभ से प्ले करने के लिए। ESC का जो उपयोग है ये स्लाइड शो समाप्त करने के लिए। और जो शिफ्ट प्लस F5 है इसका उपयोग जो है वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस एक्सेल 365 में निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किसी चयनित रेंज के सबसे ऊपरी सेल के कंटेंट और फॉर्मेट को नीचे के सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है कंट्रोल प्लस डी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो ओपन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है कंट्रोल प्लस जे का उपयोग किया जाता है क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो ओपन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो आल्ट प्लस डी का उपयोग जो है शॉर्टकट कई ब्राउजरों में एड्रेस बार में यूआरएल का चयन करता है। जो कंट्रोल प्लस एच है ये हिस्ट्री पेज को एक नए टैब में ओपन करता है। और जो कंट्रोल प्लस डी है इसका उपयोग ब्राउजर में खुले करंट पेज को जो है बुकमार्क करें जो है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज की। तो Alt प्लस F का उपयोग जो है वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प के लिए किया जाता है, और जो Alt प्लस E है इसका उपयोग वर्तमान प्रोग्राम में एडिट विकल्प खोलने के लिए किया जाता है, और जो Alt प्लस टैब है इसका उपयोग खुले हुए प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। और जो F1 है ये हेल्प जानकारी देखें, यानी कि लगभग हर विंडोज प्रोग्राम द्वारा हेल्प प्रदर्शित करने के लिए जो है F1 का उपयोग किया जाता है। और जो कंट्रोल प्लस डी है इसका उपयोग अधिकांश इंटरनेट ब्राउजर में वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं कंट्रोल प्लस आई की। अगर बात की जाए तो ये जो है चयनित टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। जो कंट्रोल प्लस यू है इसका प्रयोग जो है चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए किया जाता है, और जो कंट्रोल प्लस एस है इसका प्रयोग वर्तमान दस्तावेज फाइल सेव करने के लिए किया जाता है। और जो शिफ्ट प्लस डिलीट है इसका उपयोग जो है चयनित आइटम डिलीट करने के लिए किया जाता है। और जो कंट्रोल प्लस INS है इसका जो प्रयोग है ये चयनित आइटम कॉपी करने के लिए किया जाता है, और जो कंट्रोल प्लस वी है इसका उपयोग जो है पेस्ट करने के लिए किया जाता है। और जो कंट्रोल प्लस होम है इसका उपयोग कर्सर को दस्तावेज या फाइल की शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। और जो शिफ्ट प्लस INS है इसका उपयोग जो है पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्तमान प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है ये कौन सी है? तो ये जो है कंट्रोल प्लस यम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? तो यहाँ पर जो कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो F5 है इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। जो शिफ्ट प्लस F1 है इसको प्रेस करें तो यह जो है पावर पॉइंट हेल्प और हाउ टू कंटेंट के लिए टास्क पेन ओपन करता है। कौन? तो शिफ्ट प्लस F1। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि MS वर्ड 365 में जो है फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आइए बात करते हैं यहाँ पर वर्ड शॉर्टकट कीज की। तो जो कंट्रोल प्लस ए है इसका उपयोग पेज के सभी कंटेंट का चयन करना, कंट्रोल प्लस बी का उपयोग हाईलाइट किया गया चयन को जो है बोल्ड करना, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग जो है चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए, और जो कंट्रोल प्लस एन है इसका उपयोग जो है नया खाली डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, और जो कंट्रोल प्लस पी है ये प्रिंट विंडो खोलने के लिए, और जो कंट्रोल प्लस एफ है इसका उपयोग जो है फाइंड बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। तो ये जो वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज हैं तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए कुछ और भी हैं तो इनको भी देख लीजिएगा कि जो कंट्रोल प्लस के है इसका उपयोग जो है इंसर्ट लिंक के लिए किया जाता है, जो कंट्रोल प्लस वी है इसका उपयोग अंतिम कार्य को रिडू करने के लिए किया जाता है, और जो कंट्रोल प्लस जेड है इसका उपयोग अंतिम कार्य को अंडू करने के लिए किया जाता है, और जो कंट्रोल प्लस जी है इसका उपयोग फाइंड एंड रिप्लेस के विकल्प के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि डैश एक शॉर्टकट की है जिसका उपयोग अक्सर विंडोज में डॉक्यूमेंटों को बंद करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है इसका उपयोग जो है अक्सर विंडोज में डॉक्यूमेंटों को बंद करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूरसंचार क्षेत्र में ISP का अर्थ क्या है? जो ISP है इसका अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की जो सुविधा है ये क्या है? तो ये जो है टेलनेट है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये जो है किसका पूर्ण रूप है? तो ये जो है HTTP का फुल फॉर्म है। इंटरनेट के डेटा ट्रांसफर की रीढ़ है ये, और यह एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और जो रियल टाइम प्रोटोकॉल है ये जो है RTP का फुल फॉर्म है, और इंटरनेट के रियल टाइम ट्रैफिक जैसे ऑडियो और वीडियो को संभालने के लिए जो है डिजाइन किया गया एक प्रोटोकॉल है ये। और जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है यानी कि जो FTP है, ये नियमों का एक सेट है जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर इंटरनेट पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि जो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स ली है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो जो टिम कुक हैं ये जो है एप्पल इंक के CEO हैं, और जो बिल गेट्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। मार्क जुकेरबर्ग जो हैं ये फेसबुक के सह संस्थापक हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब में अब तक पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था www.symbolics.com। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है 15 मार्च 1985 को पंजीकृत किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट उन वेबसाइटों के डिजाइन को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होती है। तो ये जो वेब डिजाइन है ये उन वेबसाइटों के डिजाइन को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक संचार प्रोटोकॉल है। तो जो HTTP है यह जो है एक संचार प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है URL और जो ये वेबसाइट दी हुई है में जो है कौन सा घटक वेब पेज के पथ की पहचान करता है? तो यहाँ पर जो ये /login.php है ये जो है वेब पेज के पथ की पहचान करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि URL क्या होता है? जो URL है ये जो है इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आइए देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट क्या दिए हुए हैं यहाँ पर। तो यूआरएल का अर्थ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इंटरनेट पर दिखने वाले लिंक के पते को URL कहते हैं। और टिम बर्नर्स ली और इंटरनेट इंजीनियरिंग पर कार्य करने वाले समूह के द्वारा 1994 में URL की शुरुआत की गई थी। तो ये जो है URL से संबंधित कुछ पॉइंट थे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीमेल अकाउंट में डिलीट किया गया मेल किस फोल्डर में जाता है? तो ये जो है ट्रैश में जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो यहाँ पर जो इंटरनेट है इसको जो है सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो जो HTML है इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि डैश एक सहयोगात्मक वेबसाइट है जिसे कोई भी व्यक्ति सीधे एडिट कर सकता है। तो ये जो विकी है, विकी जो है एक सहयोगात्मक वेबसाइट है जिसे कोई भी व्यक्ति सीधे एडिट कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया जाने वाला एक अनूठा नाम है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है और निम्न में से कौन किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है। तो ये जो डॉट गवर्नमेंट है, मतलब जो डॉट जीओवी है, ये जो है सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन नाम के जो प्रकार हैं। जो डॉट कॉम है ये जो है व्यवसायिक व्यवसाय यानी जो सबसे आम टीएलडी है, और जो डॉट ओआरजी है ये संगठन के लिए प्रयोग किया जाता है, आमतौर पर गैर लाभकारी। जो डॉट जीओवी है ये जो है सरकारी एजेंसियां जो है इसका प्रयोग करती हैं। डॉट ईडीयू जो है इसका प्रयोग शैक्षणिक संस्थान करते हैं। जो डॉट नेट है ये नेटवर्क संगठन के लिए किया जाता है, और जो डॉट एमआईएल है ये जो है सैन्य के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कुछ डोमेन नाम के प्रकार थे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो यहाँ पर जो विकिपीडिया है ये जो है एक वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी जो ओपेरा है, गूगल क्रोम है और जो मोजिला फायरफॉक्स है ये जो है वेब ब्राउजर हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि दस्तावेज बनाने, संग्रहित करने और प्रिंट करने में सक्षम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डैश कहा जाता है। तो इसको जो है वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी एडिट मोड में जाने में सहायता करती है। ये जो F2 है ये जो है एडिट मोड में जाने में सहायता करती है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि डैश माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली जर्नलिंग फाइल सिस्टम है। ये जो NTFS है ये जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली जो है जर्नलिंग फाइल सिस्टम है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है। ये जो टाइटल बार है ये जो है MS एक्सेल में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑफिस विस्टा है ये जो है MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MS एक्सेल में एक अलग सीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करना क्या कहा जाता है। इसको जो है रेफरेंसिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि डैश और डैश दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो डॉट वेब फाइल और डॉट मिड फाइल है, ये दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि डैश मोशन इफेक्ट्स में है जो हम स्लाइड शो देखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाल और घटना को नियंत्रित करने के लिए एक स्लाइड से दूसरी तक अग्रिम के रूप में स्लाइड का संचालन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन है ये जो है मोशन इफेक्ट है। ठीक है, जो हम स्लाइड शो देखने में इस्तेमाल कर सकते हैं चाल और घटना को नियंत्रित करने के लिए एक स्लाइड से दूसरी तक जो है अग्रिम के रूप में स्लाइड का संचालन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रांजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो किस फंक्शन की द्वारा डिस्प्ले की जाती है। तो यहाँ पर जो Ctrl+F2 है इसका प्रयोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है प्रिंट प्रीव्यू विंडो जो है खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्यालय पैकेज नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वांटम है ये जो है कार्यालय पैकेज नहीं है। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010
WPS और जो लिब्रे है ये जो है कार्यालय पैकेज है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैम ईमेल के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशन को अधिक संख्या में दर्शकों के साथ साझा करना चाहता है और इसके लिए वह MS पावर पॉइंट 365 के किस फीचर का उपयोग कर सकता है। तो ये जो है शेयर का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में आप निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग पूरी रो का चयन करने के लिए कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में जो है पूरी रो का चयन करने के लिए जो है शॉर्टकट की जो है ये है शिफ्ट प्लस स्पेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो प्री साइज है ये जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो राइट है, जस्टिफाई है और जो सेंटर है ये जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का प्रकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। तो यहाँ पर जो MS एक्सेस है ये जो है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का घटक नहीं है। तो जो वन नोट है, आउटलुक है और जो एक्सेल है ये MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का घटक है। यहाँ पर जो की नोट है ये जो है इसका घटक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर है ये जो है एकल चिप आधारित जो है उपकरण है जो अपने आप में जो है एक पूर्ण प्रोसेसर है और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने में सक्षम है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से आंकड़े प्राप्त करने या परिधीय इकाई से आंकड़े प्राप्त करने में लगने वाले समय को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DHCP का पूर्ण रूप क्या है। तो ये जो DHCP है इसका पूर्ण रूप है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो वेब कैम है ये जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। बाकी जो मॉनिटर है, हेडफोन है और जो प्लॉटर है ये जो है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है ये जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। जो कोबोल है इसका पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU का वह भाग जो कि चयन करता है, इंटरप्रेट करता है और प्रोग्राम के निर्देशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है वह क्या कहलाता है। तो ये जो है कंट्रोल यूनिट कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर जो मॉनिटर है ये जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान का अर्थ है। तो ये जो फोर्ट्रान है इसका अर्थ है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग जो है MS पावर पॉइंट 365 की मौजूदा प्रेजेंटेशन
में एक नई खाली स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल प्लस एम है, इसका प्रयोग जो है MS पावर पॉइंट 365 की मौजूदा प्रेजेंटेशन में जो है एक नई खाली स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आइए बात कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो कंट्रोल प्लस क्यू अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये जो है प्रेजेंटेशन को सेव और बंद करने के लिए किया जाता है। जो कंट्रोल प्लस ई है, इसका उपयोग टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए किया जाता है। और जो कंट्रोल प्लस अप है, इसका उपयोग स्लाइड को ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर जो लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है और जो टब स्क्रीन है, ये जो है इनपुट डिवाइस है। और जो प्लॉटर है, ये जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्षेत्र में लिफो का क्या अर्थ है। मतलब जो LIFO है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक बाइट डेटा के एक डैश को होल्ड कर सकता है। तो ये जो है करेक्टर को होल्ड कर सकता है। मतलब जो एक बाइट डेटा है, ये जो है एक करेक्टर को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो कंप्यूटर मेमोरी मापन इकाइयां कुछ दी हुई हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बिट है, बिट मतलब बाइनरी डिजिट, इसका जो विवरण है, ये बाइनरी डिजिट लॉजिकल 0 और 1 है। ठीक है, जो निबल है, ये एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। बाइट जो है, ये एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। और जो किलो बाइट है, ये 1 किलो बाइट बराबर जो है 1024 बिट होते हैं। ठीक है, और जो एक मेगाबाइट है, ये जो है एक मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट मतलब केबी। और जो एक गीगाबाइट है, मतलब जो एक जीबी है, इसके जो है ये जो है 1024 MB यानी कि मेगाबाइट के बराबर होता है। तो ये जो कंप्यूटर मेमोरी जो मापन इकाइयां हैं, ये जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरीफेरल में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो इसमें जो है 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। इनिक में निम्नलिखित में से एन का क्या अर्थ है। जो एन है, इसका अर्थ है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च स्तरीय स्रोत कार्यक्रम को पहले एक ऐसे रूप में अनुवादित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सके। यह एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है जिसे कहा जाता है, इसको जो है कंपाइलर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम से एरर हटाने को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है डिबगिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटकों का नाम बताएं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है, ये जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि DASD में ए का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर जो SS है, ये जो है ए का पूर्ण रूप है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में MPEG का क्या अर्थ है। जो MPEG है, इसका अर्थ होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर जो एजूर है, ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। बाकी जो गो टू मीटिंग, सिस्को वेबएक्स और जो स्काइप है, ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं और
इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इनको जो है प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो जो एक स्पाइडर है, जो ये जो है एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अस्तित्व में आई थी? तो ये जो 1995 में जो है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है अस्तित्व में आई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उपकरण नहीं है? तो यहाँ पर जो कैंडी बीन है ये जो है एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है संस्करण नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की अवैध प्रतिलिपि और वितरण है। तो ये जो है पायरेसी है। ये जो पायरेसी जो है ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जो है अवैध प्रतिलिपि और वितरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर जो नॉर्टन है ये जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है इसको जो है जेम्स गोसलिंग के द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है कि एमएस वर्ड में परिवर्तनों को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस किया जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो ये जो डेटा है, जो डेटा इंफॉर्मेशन में जो है परिवर्तित किए जाते हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम क्या होते हैं? जो एटीएम है ये जो है बिना स्टाफ के नकदी देना। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो जो डेटा प्रोसेसिंग है इसका अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट है ये जो है सीपीयू का वह भाग है जो कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिक है ये जो है न्यूमेरिक फील्ड्स जो है कैलकुलेशन करने के लिए जो है प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। तो इसको जो है इनपुट कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो जो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है ये जो है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है? ये जो कंप्यूटर है ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है
कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो यहाँ पर जो डेटा आकलन है ये जो है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य नहीं है। बाकी जो डेटा संकलन, डेटा संचयन और जो डेटा संसाधन है ये जो है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य हैं। ठीक है, ये जो है हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। साथियों जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है टिम कुक, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स ली या मार्क जुकरबर्ग। तो इसका जो आंसर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।